The message is clear. The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group or force to politically or economically destabilize Pakistan. फॉरेन फंडेड फितना उसके साथ बैठना नहीं है, उसको इबरत का निशान बनाना है। घबराहट किस चीज की है? कॉल से पहले ही बेहाल हो गए। मैंने 2012 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि डबल शाही। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, इमरान खान साहब की तरफ से एक बड़ा जामे प्लान बन चुका है। इस्लामाबाद का घेराव करने के लिए, लॉन्ग मार्च के लिए प्लानिंग क्या है, आज के प्रोग्राम में पूरा प्लान आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किस रहनुमा को क्या जिम्मेदारी मिली है, किसको कौन से टोल प्लाजे पे बैठने की जिम्मेदारी असाइन हुई है, टास्क मिला है, ये पूरा प्लान आपके साथ आज के प्रोग्राम में शेयर करेंगे। और नाज़रीन, हुकूमत जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है, चूँकि खबरें ये आ रही हैं कि पिछले 24 घंटों से गर्दिश कर रही है इस्लामाबाद में कि इमरान खान साहब को नज़रबंद करने की प्लानिंग हो रही थी बनी गाला के अंदर, जबकि दूसरी तरफ पंजाब की हुकूमत भी काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक हो चुकी है। चूँकि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद आना, तो यहाँ से बड़ी थ्रेट आती है कि राना सनाउल्लाह जो है यहाँ तैयार बैठे हैं। तो राना सनाउल्लाह का तोड़ ये निकाला गया आज पंजाब हुकूमत की तरफ से कि एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब की तरफ से राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए, जिसकी तामील के लिए इसका अमला इस्लामाबाद पहुंचा तो मुतलका थाना को सार में गए। उन्होंने कहा जी वारंट पे एड्रेस फैसलाबाद का है, आप गलत जगह पर आ गए हैं, तामील नहीं हो सकती। तहम आईजी इस्लामाबाद जो है उनको भी 11 अक्टूबर का नोटिस जारी किया जा चुका है एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब की तरफ से। जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसमें मुबैना करप्शन के हवाले से ज़ाहिर है यहाँ आईजी इस्लामाबाद है, राना सनाउल्लाह जिन्होंने पूरा प्लान करना है लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए, तो दोनों के खिलाफ जो है पंजाब की एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट मुतहर्रिक हो चुकी है। अब ये मामला ज़ाहिर है रुकेगा नहीं, आगे जाएगा और आने वाले दिनों में खदशा इस बात का कि सियासी कशीदगी काफ़ी हद तक बढ़ेगी। वफाकी हुकूमत को इस बात का अंदाज़ा है, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि 12 से 17 अक्टूबर के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ आ सकता है। चूँकि उन्होंने एक सर्कुलर जो है वो गर्दिश कर रहा है जिसमें यह कहा गया है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि बाई इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात जो होने हैं 16 अक्टूबर को, वो फ़िलहाल 90 दिन के लिए मुलतवी किए जाएँ, क्योंकि इन तारीखों में एक सियासी जमात का लॉन्ग मार्च एहतजाज इस्लामाबाद की तरफ हो सकता है। ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मार्च की बात हो रही है। ये मामला भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और आर्मी चीफ की तरफ से बड़ा क्लियर पैगाम दिया गया है, किसी मुल्क को, किसी ग्रोह को, किसी जत्थे को, पाकिस्तान को मुआशी और सियासी तौर पर गैर मुस्तकम नहीं करने दिया जाएगा। बड़ी क्लियर रेड लाइन ड्रॉ कर दी गई है। क्या हम इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉन्टेक्स्ट में भी इंटरप्रेट कर सकते हैं? ये तमाम मौजूद आज के प्रोग्राम में डिस्कस होंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। हमें ज्वाइन करिए आलिया हमजा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। नज़ीर लकारी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर साफ़ी तजज़ेकार है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है मुसद्दिक अब्बासी साहब जो कि एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब के सरबराह हैं। मुसद्दिक अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। एक अपेरेंटली ये लग रहा है कि एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट, जिसे बिल्कुल ही सियासत से बालाए ताक रखते हुए पंजाब के अंदर जो करप्शन से मुतल्लिक मामलात हैं, बदनवानी से मुतल्लिक मामलात हैं, उसे देखना होता है। लेकिन टाइमिंग बड़ी अजीब है कि लॉन्ग मार्च उधर से शुरू हुआ, इन्हीं उसकी प्लानिंग शुरू हुई, तो यहाँ पे इस्लामाबाद में आईजी को नोटिस जारी हो गया, राना सनाउल्लाह के गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए। ये टाइमिंग कैसे कोइंसाइड कर गई सारे मामले के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। बात ये है कि ये पुलिस की एफआईआर तो होती नहीं है कि आप किसी ने एक स्टेटमेंट दी और आपने फौरन एफआईआर दर्ज कर दी, नक्शे अमन की। ये एंटी करप्शन की है और वाइट कॉलर क्राइम में एक लंबा प्रोसेस होता है। ये इंक्वायरी जो राना साहब की है ये 2018-19 की है, जो कि अभी जाके मैच्योर होके इस स्टेज पे पहुंची है कि हमने उनको पहले एज पर लॉ हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप अपीयर हो जाएं, अपनी पोजीशन को क्लियर करें, और मैंने उससे भी कहा था कि आप पोजीशन क्लियर कर दें, केस नहीं बनता तो बंद कर दिया जाएगा। बिकॉज एफआईआर के अंदर आप पे एलिगेशन है कि आपने 2 प्लॉट रिश्वत के तौर पे लिए, और वो आके अगर आपने पेमेंट सही टाइम पे की और सही की है आपने, तो हम उस केस को ख़त्म कर देंगे। फिर आपने कुछ जो पेमेंट की है वो शेड्यूल टैक्स के पैसे से जो देना था उससे ज़रा कम की है, तो वो अपीयर नहीं हुए। फिर लॉ अपनी पोजीशन तो लेता है। मुसद्दिक अब्बासी साहब, ये आखिरी नोटिस कब आया था राना सनाउल्लाह साहब को? हमने उनको 6 तारीख को अपील होने को कहा था, वो नहीं आए थे। फिर जो होता ही है कि जब नोटिस हो जाता है, कोई नहीं अपील होता, फिर हम कोर्ट में जाते हैं, उस नोटिस को दिखाते हैं जी कि सर्व किया गया था, एक्यूज को मिला था, वो नहीं आया, तो फिर अदालत आलिया की मर्जी होती है, वारंट इशू कर देती है अदालत। कितने होपफुल हैं आप, कितने होपफुल हैं आप राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी के हवाले से कि कर लेंगे आप? नहीं, मैं क्यों होपफुल हूँ? कानून को होपफुल होना चाहिए, कानून को या नामराद होना चाहिए। मैं कौन होता हूँ?
मेरे पास तो आप जाहिर है मुशीर वज़ीर आला पंजाब के अकाउंटेबिलिटी पे, तो जाहिर है ये जो सारी एक्टिविटी है ये तो उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश तो नजर आ रही है बड़ी सीरियस। नहीं, बात यह मशीर हो या वजीर हो, उसके पास क्या ताकत होती है? कानून की होती है ना, ज़ाब्ते की होती है। हमने ज़ाब्ते के तहत उनको नोटिस पहले दिया, रिक्वेस्ट की कि आप आ जाएं, नहीं है तो ज़ाब्ते के तहत अदालत ने उनको अरेस्ट वारंट भेजा। हमने उस तरह नहीं किया जो उन्होंने शीरी मजारी के साथ किया था कि नोटिस भेजा नहीं, छापा मारा और उनको अगवा करने की कोशिश की और उनको फेस करना पड़ा बाद में एक पूरे कमीशन को। तो हमने कानून को आज हम गए अपने सेक्रेटेरिएट थाना में, उस कानून जो अरेस्ट वारंट था उसको एग्जीक्यूट करवाने। मुझे कानून का बता दें कि कानून की नज़र से आपको कितना लग रहा है कि कितने % चांसेस आपको लग रहे हैं कि राना सनाउल्लाह को हिरासत में ले लिया जाएगा? ये जो 12 से 17 अक्टूबर की तारीख आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च उससे पहले अगर कानून की पासदारी राणा साहब करेंगे तो राणा साहब को हमारे पास आ जाना चाहिए, कोर्ट के अंदर अपील हो जाना चाहिए। जब कोर्ट के अंदर अपील होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे, हमारे पास जब आ जाएंगे अपनी पोजीशन क्लियर करेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। अगर वो कानून को अपने हाथ में लेते हैं या कुछ और करते हैं, नहीं आते, तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा। हम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चले जाएंगे पुलिस के खिलाफ। ये पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही। सर मेरी तो बड़ी वाज़ेह पोजीशन है अब्बासी साहब के जो एहतसाब का मामला है इसे बिल्कुल ही सियासत से इसे अलग रखा जाना चाहिए ताकि इसकी क्रेडिबिलिटी हो। लेकिन अजीब बात है कि टाइमिंग बड़ी इसकी इंपॉर्टेंट है कि जब लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ प्लान हो रहा है तो आईजी इस्लामाबाद को भी नोटिस आना शुरू हो गए हैं, राना सनाउल्लाह के वारंट निकल आते हैं। ये महज एक कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता। नहीं, कोइंसिडेंस इसलिए आज से नहीं, कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको बताया कि इंक्वायरी पिछले से चलते आ रही है और इंक्वायरी स्टेज पे पहुंची है कि आप किसी को नोटिस दे रहे हैं। ये उसके अंदर मैच्योर हो चुकी है, एविडेंस गड्डी हो चुकी है, कलेक्ट हो चुकी है, व्हाइट कॉलर क्राइम है, ये पुलिस की FIR नहीं है और उस वक्त ये नोटिस दे रहे हैं। हम अगले हो सकता है हफ्ते और लोगों को भी नोटिस दें, उससे बहुत सारे लोग शामिल हैं और हम दे रहे हैं नोटिस। ये वो हैं जो हाई प्रोफाइल हैं, आपकी नजर में आ रहे हैं, बाकी के लोग आपकी नजर में नहीं आ रहे। रेडार को ये दो बंदे तो वो हैं जो मुतलका डायरेक्टली जिन्होंने लॉन्ग मार्च को डील करना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए जी, अगर लॉन्ग मार्च हो या ना हो उसमें क्या फर्क, कोई और इवेंट होना था तो हमने उसके साथ भी इनको कनेक्ट कर देना था। तो ये तो एक इवेंट है, उसके साथ आप कनेक्ट करके बात कर रहे हैं। आप ये देखें कि जुर्म हुआ या नहीं हुआ। अगर जुर्म हुआ है तो जुर्म क्या है और उसका मुजरिम कोई भी हो सकता है। मेरे नज़दीक तो ऐसा होना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार किया जाना चाहिए या हो जाएंगे इसमें मुमकिन तौर पर? ये तो आपके अदालत अदलिया का सिस्टम है, उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। मेरे अंदर कोई जाती चांस तो ये है कि वो बेल ले लेंगे मंडे को। चांस तो जो भी है, वो जो भी करना है, ये अदलिया पे डिपेंड करेगा वो क्या पोजीशन लेती है। ठीक है, चलें। बहुत शुक्रिया आपका मुसद्दिक भाई साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कह रहे हैं कि कानून अपना रास्ता लेगा जो भी इसमें तरीक़ाकार होता है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें एक सवाल तो उठता है टाइमिंग के हवाले से कि वो दो अफराद जिन्होंने सेंटर में बैठ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को रोकने की प्लानिंग कर रहे हैं या रोकना है, एग्जीक्यूशन करनी है, उन्हीं को नोटिस आ जाते हैं ऐसे टाइम पे। आलिया हमजा साहिबा, ये क्या वजह है कि यहाँ से इमरान खान साहब को नज़रबंद करने की प्लानिंग हो रही है, वहाँ राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी का वारंट निकल आता है, IG इस्लामाबाद को तलब किया जाता है वहाँ से एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पंजाब में कि आप हाजिर हो जाएँ और सेफ सिटी के वाले से ज़रा आके ब्रीफ करें। ये तो क्लियरली टिट फॉर टैट नज़र आ रहा है और यहाँ पे आप इन्हें ज़रा प्रेशर में लाने की आप भी कोशिश कर रहे हैं। ये एहतसाब तो नहीं है, ये तो मामला कुछ हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू समर साहब। सबसे पहले तो मैं कहूँगी मुसद्दिक साहब ने बड़ी खूबसूरती से पूरी चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है। वैसे तो राना सनाउल्लाह को बहुत पहले ही पकड़ लेना चाहिए था जब इन्होंने मॉडल टाउन किया था और 14 लोगों को जबड़ों में गोलियां मारी थी। इन्हें तो बहुत पहले ही पकड़ लेना चाहिए था जब 25 मई और 24 मई की रात को 25 मई को इन्होंने शेलिंग की थी और 24 मई की रात को इन्होंने जिस तरह से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया था और 26 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े ही शानदार तरीके से और फखरिया पेशकश के तौर पर इन्होंने कहा था मैंने तो 70,000 जो शेल्स हैं वो कम मारे हैं, अब ये आइंदा आएंगे तो मैं और वो अवाम के ऊपर जो है मैं इस तरह की शेलिंग करूंगा। इनके ऊपर तो वैसे ही मैं कहती हूँ FIRs हो जानी चाहिए कि ये अवाम को जब धमकियां देते हैं, अवाम के पुरअमन एहतजाज के ऊपर ये कहते हैं और वहाँ पर जिस तरह के कंटेनर्स इन्होंने खड़े किए, मेरे ख्याल में तो सबसे पहले इनसे इसी पर सवाल होना चाहिए कि एक कंटेनर की जो प्राइस होती है
वो कितनी होती है, तकरीबन कोई वो 1.5 लाख की होती है। अब ये 4 दिन से जो उनको 1100 कंटेनर्स की भी कॉस्ट अगर हम लगाए तो आप ये देख लें, वो हुकूमत जिसके पास जहर खाने के प्लान बड़ा खौफनाक है, पूरे इस्लामाबाद को कंटेनर साहिबा वो कह रहे हैं हम तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे इस्लामाबाद के शहरियों को बचाना है, बहुत बड़ी यलगार होने जा रही है। मैं जरा नाजरीन के लिए, आपके लिए भी, दीगर मेहमानों के लिए भी मैं थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन कर दूं जो मेरे पास इत्तलात है कि यह प्लान है क्या। मैं जरा वो प्लान पूरा जरा एक्सप्लेन कर दूं। आलिया साहिबा माजरत खाऊं। नाजरीन, प्लान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है क्या लॉन्ग मार्च के हवाले से मैं जरा आपके सामने रखता हूँ। प्लान ये है जो मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई करीबी ज़राए से मालूम हुआ है अब तक का प्लान ये है कि पहले तो खान साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पर उनकी पूरी कोशिश है, हत्तल वसा कोशिश होगी कि लॉन्ग मार्च ना हो, उसके बगैर ही अहदाफ हासिल कर लिए जाएँ। लेकिन अगर हतमी तौर पर फिर ऐसी सूरत हाल बनती है कि लॉन्ग मार्च करना पड़ता है तो फिर प्लान ये है कि सबसे जो मेन सेंटर पॉइंट होगा वो होगा रावलपिंडी में मरी रोड पर वाक़े नवाज शरीफ पार्क। नॉर्दर्न पंजाब यानी शुमाली पंजाब से, सेंट्रल पंजाब से, जनूबी पंजाब से जितने भी काफिले हैं वो पंजाब के अंदर से होते हुए वो पहुँचेंगे नवाज शरीफ पार्क में, जो कि फैज़ाबाद से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर है, मरी रोड पर। वहाँ तहरीक इंसाफ प्लान ये कर रही है कि कोई 1 लाख से 1.5 लाख बंदा वहाँ पर इकट्ठा करना है। फिर दूसरी जो कॉल है वो है जी मरी में फुलग्रां का जो टोल प्लाज़ा है कश्मीर हाईवे पर, टोल प्लाज़ा के दूसरी जानिब यानी पंजाब की हदूद में मरी की तरफ, वहाँ जो है काफ़िले आके बैठेंगे, वहाँ तहरीक इंसाफ के लोग आके बैठ जाएंगे, वहाँ जलसा होगा, वहाँ बाते पे धरना होगा और इमरान खान की कॉल का इंतज़ार वहाँ पे बैठ के लोग करेंगे। तीसरा जो है पॉइंट जो कि चूज़ किया गया है वो है जी संगजानी टोल प्लाज़ा, जो कि पेशावर की GT रोड पर है, जो कि इस्लामाबाद के साथ बिल्कुल मुत्तसिल है। संगजानी के टोल प्लाज़ा के बाहर वाली तरफ आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, गुलाम सरवर खान साहब की MNA जो कि PTI के हैं, उनकी सरबराही में आके वहाँ पे एक जुलूस बैठ जाएगा 10-20 हज़ार लोगों का। फिर इसके पीछे उनके पीछे जो है परवेज़ हटक साहब हो गए, वज़ीर आला KP हो गए, मुराद सईद हो गए, और फिर उस दूसरी तरफ जो है वो बैठे होंगे गुलाम सादिक अटक वाली साइड पे, और उसके पीछे जो है अली अमीन गंडापुर का काफ़िला मौजूद होगा। और ये प्लान ये है कि जब कॉल दी जाएगी इमरान खान की कॉल का वेट किया जाएगा, ये लोग गैदर हो जाएंगे इन पॉइंट्स पे, इमरान खान की कॉल का वेट किया जाएगा। जिस दिन कॉल दी जाएगी मरी से जो है टोल प्लाज़ा से लोग जो हैं वो हमला करके, क्रेनें होंगी इनके पास कंटेनर्स को हटाने के लिए, सबको कहा गया है कि क्रेन्स लेकर आएँ, अपने साथ क्रेन्स इकट्ठी करें, क्रेन्स लेकर आएंगे कंटेनर्स को हटाते हुए इस्लामाबाद की तरफ से, वहाँ से यानी कि 4 तरफ से यलगार होगी इस्लामाबाद में दाखिल होने की। सबसे जो इम्पॉर्टेंट होगी वो होगी फैज़ाबाद से जो नवाज शरीफ पार्क का वहाँ पे 1-1.5 लाख बंदा इकट्ठा करने का प्लान है। हल्फ लिए जा रहे, कल भी शायद कोई तकरीब बरदारी है पिंडी के अंदर लोगों से कि आपने हल्फ लिए जाएंगे खान साहब की तरफ से कि आपने आना है और हर सूरत में आना है, चाहे जो मज़हबी कुर्बानी आपको देनी पड़े। तो ये बड़ा जामे प्लान है, तो उसके लिए ज़रा कंटेनर यहाँ पे लगा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है इस मामले पर। नज़ीर लगारी साहब, क्या लग रहा है आपको, जो प्लान मैंने जो एक्सप्लेन किया है, तहरीक इंसाफ के क्लोज सर्कल्स बता रहे हैं कि ये प्लानिंग अभी तक की है, ये कितना आपको खौफनाक प्लान लग रहा है? पहले इस्लामाबाद का मुहासरा, फिर इस्लामाबाद की तरफ यलगार, जब खान की तरफ से कॉल दी जाएगी तो ये तो लगता है निपटना बड़ा मुश्किल होगा फेडरल गवर्नमेंट के पास। फिर हमें पता चले कि वो मुकाबला है किससे, किस गनीम की तरफ ये लश्कर जा रहा है, किस गनीम के कैपिटल की तरफ, किस दुश्मन के कैपिटल की तरफ ये लश्कर जा रहा है, किस दुश्मन को टारगेट किया जा रहा है, कौन दुश्मन बैठा है जिसको जाकर वहां से शिकस्त देनी है। वो कह रहे हैं इंपोर्टेड हुकूमत जहाँ पे बैठी है इस्लामाबाद के अंदर, उसको हटाना, यहाँ से निकालना है, आवाम की मंशा के मुताबिक इंतखाबात करवाने हैं मुल्क के अंदर। आपके यहाँ ये प्रोसीजर नहीं है। आपका ख्याल है कि मुल्क के अंदर इनकलाब आ रहा है, कोई नजरियाती शख्सियत आ रही है, कोई पाकिस्तान का लेनिन आ रहा है, या इमाम खुमैनी आ रहा है, या यहाँ पर जो है कोई फ्रांस का इनकलाब बर्पा हो रहा है, या यहाँ पर कोई बाल्शेविक इनकलाब हो रहा है? क्या चीन के माओ ज़ेतुंग जो है वो मार्च करते हुए आ रहे हैं और इनकलाब ला रहे हैं? सर, तहरीक इंसाफ के फॉलोअर जो हैं उनकी नज़र में तो इमरान खान ही आज के मौजे तंग भी हैं, लेनिन भी वही हैं, चे गुवेरा भी वही है, इमाम खुमैनी भी वही है उनकी नज़र में। मैं अर्ज करता हूँ, इमरान खान के फॉलोअर कोई इनकलाबी नहीं हैं, इमरान खान के फॉलोअर पीजेंट्स और लेबर नहीं हैं, मजदूर और किसान नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड मजदूर और किसान नहीं है जिन्होंने रूस का इनकलाब बर्पा किया, या इनकलाब फ्रांस बर्पा हुआ, या जो चीन का इनकलाब आया, या इसके अलावा जितने इनकलाबात आए हैं, ये वो ब्रीड नहीं है। इनको गर्मी लग जाए तो इनको इनकलाब इनके खराब होने लगता है,
सर 25 मई फेस किया है लोगों ने, बड़ी बड़ी मारे खाई है 25 मई को, और इस तरह कह रहे हैं कि ज्यादा तैयारी के साथ आएंगे। हाँ साहब हल्फ ले रहे हैं रोजाना अपने कारकुनान से कि पूरी तैयारी करके आएंगे। मैं समझता हूं कि क्या पाकिस्तान के इंस्ट्रूमेंट्स, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के जो रियासत की रिट बहाल करने वाले इदारे हैं, क्या वो इस बात के लिए सरेंडर करने को तैयार हैं? क्या जनरल हेडक्वार्टर सरेंडर करने को तैयार होगा इमरान खान के आगे? ये मेरा सवाल है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं जरा उनका बयान भी आपको सुनाता हूँ। आज का सरेंडर करने को तैयार नहीं है तो ये दास्तानें हैं, ये किससे हैं? जी लगारी साहब, आज बयान तो आया है। अब मैं कॉन्टेक्स्ट आपसे बाद में जानूंगा उसका कि वो कॉन्टेक्स्ट आपको क्या लगता है किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ। दनियाल चौधरी साहब, अभी तो लॉन्ग मार्च चला नहीं, कोई ऐसी एक्टिविटी ऑन द ग्राउंड नजर आ नहीं रही। पहले ही आपने पूरे इस्लामाबाद में कंटेनर जहाँ पे डाल के आपने कंटेनर आबाद बना दिया इस्लामाबाद को। लोग बड़े परेशान है यहाँ पे, क्या होगा क्या नहीं होगा, सड़कें बंद होंगी, सब इस्लामाबाद बंद हो जाएगा, कंटेनरों की भरमार है हर तरफ। तो आप तो पहले ही आप इतने ज़्यादा पैनिक कर गए, ये क्या मामला है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर, पहले तो मैं आपकी ज़रा बात से थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करूँगा, और वो इसलिए कॉन्ट्रडिक्ट करूँगा कि मुझे आप ये बताएं कि किधर कंटेनर्स लगा के बंद किया गया है? रास्ते बंद नहीं किए गए, कंटेनर ही कंटेनर रख दिए गए सड़कों पर, अभी बंद नहीं किए गए रास्ते। लेकिन क्योंकि समर साहब, अच्छा अब और कंटेनर्स रखने की वजूहत क्या है? ये वही जमात है जब पूरा मुल्क इश्यूज में और चाइना की इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी और ये पार्लियामेंट के सामने उन्होंने कपड़े डाले हुए थे और मुल्क को बंद किया हुआ था और जलाओ घिराव की बात कर रहे थे। ये मुल्क को आग लगाने की बात कर रहे थे, मुल्क को बंद करने की बात कर रहे थे, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को आग लगाने की बात करते, पीटीवी पे हमला कर दिया। ये वही जमात है, हम क्यों भूल रहे हैं? और आपने फिर दूसरी बात की, मौजूद टर्न की बात की, आपने इनकलाबी, हमने यहाँ लीडर्स की बात सुनी। ये कौन से मौजूद टर्न है और कौन से इनकलाबी हैं? 4 महीने पहले तो इन्हीं की हुकूमत थी और लोग धाइयाँ भर भर इनको बदवाएं दे रहे थे। 4 महीने पहले यही वफाक में थे और यही सूबों में थे। मुझे बताएं कि इनके साथ तमाम इनके हर इदारा इनके साथ था। क्या किया इन्होंने? इन्होंने पाकिस्तान की तबाही निकाल दी और इन्होंने पाकिस्तान की पीछे कमर पे छुरी तब मारी जब भी पाकिस्तान को जरूरत थी। जब सीपैक का मंसूबा करने के लिए चाइनीज प्रेसिडेंट आया तो उन्होंने कपड़े लटका दिए और बोल दिया कि हम उनसे बात नहीं करेंगे। हम एक सेकंड समर साहब, एक सेकंड आप मेरी पूरी बात खत्म करने दें। एक सेकंड समर साहब, एक सेकंड आप मुझे पूरी बात करने दें। पाकिस्तान को जब भी जरूरत थी तो इन्होंने आके पीछे से खंजर घोपा। आपका जब चाइनीज प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे थे, सीपैक $52 बिलियन लेके आ रहे थे, तो इन्होंने पार्लियामेंट के सामने कपड़े लटका दिए और सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दिया, पार्लियामेंट की रोड्स बंद कर दी और उसको पूरे मिशन को सबोटाज किया। तो $3 बिलियन साहब इस वक्त हुकूमत आपकी है, आज मुल्क में हुकूमत आपकी है, स्टेबिलिटी चाहिए मुल्क के अंदर ना। एक सेकंड समर साहब, एक सेकंड, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहिए ताकि मुआशी इस्तेहकाम आए। एक सेकंड फिर 3 समर साहब, एक सेकंड सर, समर साहब बात तो सुने। फिर 3 बिलियन की खातिर ये पूरा मुल्क बेच आए, लेकिन $52 बिलियन जो सीपैक से आने थे उसको हाथ नहीं लगाया। किसी की तो फॉरेन फंडिंग है ना समर साहब कि आज आपका मुल्क 1/3 ऑफ द कंट्रीज अंडर वाटर। आपका मुल्क आपके मुल्क की तबाही निकल गई, लोग मर रहे हैं बीमारियों से। पूरी दुनिया पाकिस्तान के लिए कह रही है कि पाकिस्तान की मदद करो, पाकिस्तान के साथ खड़े हो, और ये पाकिस्तान को बंद करने की बात करते हैं। ये आज भी पाकिस्तान को आग लगाने की बात करते हैं ना। दनियाल साहब, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मकबूल तरीकाकार कौन सा है, मौसर तरीकाकार कौन सा है? कौन सा यार? आपके तड़ी नहीं लगाई जाती। एक बात बताएं, वहां पे तड़ी नहीं लगाई जाती, बच्चे खाई जाती वहां पे। हमारा थोड़ा सा कल्चर, थोड़ा सा ये आप मेरी बात तो सुने दनियाल साहब, आपने बात कर दी, आपने 14 से लेके 22 तक आपने सारा कुछ आपने 14 से लेके 22 तक बात सुने मेरी, पहले मेरी बारी पे 14 से 22 तक तरीके से आपने सारा कुछ गिन लिया। अगर आप आई विल फिनिश व्हाट आई एम सेइंग एंड देन शी विल टॉक। अपनी बारी पे थोड़ी सी हौसला आलिया साहब जरा सुन ले। नहीं आपको भी सुना है, जरा वो आपने भी सुनने। मेरे लिए सारे गेस्ट हैं रिस्पेक्टेबल है। आप जरा अपनी बारी पे इंतजार कीजिए। इसी बात से निकाली है कि अपने टाइम पे दनियाल साहब मुझे बात बताएं, चले टाइम पे ये चैंचा करने मुझे एक बात बताएं दनियाल साहब, मेरी एक बात सुने, मेरी बात सुने, उन्होंने बात कर दी। चलिए आप मेरी बात सुने, आप मेरा सवाल सुने, आप मेरा सवाल सुने। आलिया साहब जरा थोड़ा सा सब्र करना, जरा तहम्मुल का मुजाहरा करें। मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, सुनिए, मैंने इनकी पूरी बात सुनी है, ठीक है। अच्छा मेरा सवाल सुन ले दनियाल साहब, आपकी गवर्नमेंट है सेंटर में, आपकी गवर्नमेंट है सेंटर में, आज मुल्क में अगर मुआशी इस्तेहकाम नहीं होगा, आज मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। जिसके लिए आप पीटीआई को मौजूद इल्जाम ठहरा रहे हैं वो काम आप खुद भी कर रहे हैं।
आपको बातचीत करनी तरीके से, आपको एंगेज करना है खान साहब को। मरियम साहब कह रही है हमने बात ही नहीं करनी, हाई हैंडेडनेस है यहाँ पे। जरा सुन ले मरियम साहब को वो क्या कह रही है जरा। अगर कोई सियासी शख्स होता तो मैं जरूर अपनी पार्टी को भी कहती कि उसके साथ बैठे, हम खुद भी बैठने को तैयार होते। लेकिन जो शख्स फॉरेन फंडेड फितना जो लॉन्च ही इसीलिए किया गया है कि वो इस मुल्क में तबाही लाए, इस मुल्क में फितना लाए, इस मुल्क में इंतशार लाए, इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आने दे, उसके साथ बैठना नहीं है, उसको इबरत का निशान बनाना है, उसको कानून के हवाले करना है। खेलने की इजाजत इसको हम नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला, इसको कानून का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद साहब। कुछ आपने 2 कदम आपने पीछे उठना होता है, 2 कदम आपका जो फरीक है वो पीछे हटता है। आप तो कह रहे हैं कि भाई क्रश कर देंगे। मैं आपको बताता हूँ जी समर साहब, नहीं समर साहब एक बात सुने, मुझे बताएं कि इनको हम इससे हम किस चीज में बात करें इनसे। हम तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, हम तो कहते हैं कि भाई वापस आओ, हम तो कहते हैं पार्लियामेंट में रिज्यूम करो। लेकिन मुझे बताएं कि जो फॉरेन फंडेड पार्टी है, जो पाकिस्तान कश्मीर पूरा चला गया तो इनकी आवाज नहीं निकली, पूरा मुल्क डूबा हुआ है तो आज मुल्क को बंद करने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने वीकेंड कर दिया, आपने 4 साल में मुल्क की तबाही निकाल दी, आज आपको बड़ी चीखें आप कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि आप हमारे सोसाइटी में समझ साहब बड़ी बुराइयां हैं, लेकिन अगर हमसाये के घर बच्चा मर जाए ना यार, तो आपके साथ होने में इतनी रवादारी होती है, वजहदारी होती है कि भाई वो गाने नहीं ऊंचे ऊंचे लगाता, नाच गाना हम थोड़ी शर्म हया कर लेते हैं। चले आपका पॉइंट आ गया, नाच गाना आप किसे कह रहे हैं, वो जलसे में आपके भी बच्चा है, आपके भी आके वहां पे, और आप जो है अल्लाह रखा साहब आके नाच गाना करते रहते लाहौर के अंदर आके। बहरहाल चले साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, चले आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आलिया साहब आपकी चॉइस है, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, जब मैंने आपसे कहा मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, आपकी चॉइस है, खुद ऊपर चढ़ के आ गया। जो सलाब से पहले था, पूरा प्रोग्राम पड़ा अभी, कोई ऐसी चीज नहीं हुई। ठीक है चले आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। धन्यवाद साहब। आलिया हमजा साहब, आप मुझे बता दें कि आप लोग करना क्या चाहते हैं। बातचीत तो मरीम साहब ने कह दिया बिल्कुल आपसे नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि फिर आपको लॉन्ग मार्च अब करना ही पड़ेगा आपको। वो जो खान साहब कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च से बगैर ही अगर अहदाफ हासिल हो जाए, वो हासिल होने वाले नहीं है। जी समर साहब अभी जरा ना हौसले से सुनिएगा, जितना टाइम आपने 2 लोगों को दिया ना उतना टाइम आप भी हौसले से बोलिएगा जी, चुप करा लीजिएगा जी। बिल्कुल इनकलाबी तो एक ही था, वो गवाल मंडेला था जो जब यहाँ पर आया ना तो सेहत का बहाना प्लेटलेट्स गिराकर मुल्क से बाहर भाग गया। और दूसरी वो जो उनकी फितना बीबी है जो बैठी कह रही है कि जी हमने कोई बोला, वो है कौन, कैपेसिटी क्या है उनकी कि जिस कैपेसिटी में आकर वो ये कह रही है कि किसी ने मुज़ाकरात नहीं करने। वहां पर आपको 16 घंटे नहीं पासपोर्ट मिला और आप यहाँ से भागकर चली गए। जो कल तक कहती थी नियाजी भाग जाएगा, तो सारा टब्बर बाहर भाग गया। अब आ जाए यहाँ पर जो बात हुई है, मौजे तंग, इमाम खमीनी, यानी 60 उनकी ये मिसालें देंगे हमें। यहाँ जो इनकलाब आना है ना, सारी दुनिया ने सब कुछ भूल जाना है यहाँ पर। इसलिए नहीं भूल जाना कि इमरान खान की यहाँ पर बात हो रही है, इसलिए भूल जाना है कि IRS का सर्वे पढ़ ले। 66% पूरे पाकिस्तानी अवाम की ये डिमांड है कि इस हुकूमत को जाना है। IRS जो है ये कंपनी का मालिक कौन है? हुकूमत की पॉपुलैरिटी 5% ये तो एक फंडेड, ये तो एक पॉलिटिकली फंडेड एक सर्वे है, उसका हवाला ना दे तो बेहतर है। या पल्स का आप पता करें। एक सेकंड देखिए, मेरी एक बात सुने, मैं पॉलिटिकल मुझे IRS वाले पे मेरा एक सीरियस मेरा क्वेश्चन है। करना था उसकी पहली सरबराह उसकी अदलीब अब्बास साहिबा थी, उसकी तहरीक इंसाफ की जो MNA थी। प्लीज एक सेकंड जी एक सेकंड मुझे बात तो पूरी कर लेने दे। उसके अंदर 61% लोग इमरान खान को लाना चाह रहे हैं। इतनी पॉपुलैरिटी तो इनकी तब भी नहीं थी जो 2/3 मेजॉरिटी के साथ ये आ रहे थे। अब इन्हें वो पॉलिटिकली फंडेड लग गया। जो सर्वे वजीर आजम हाउस के अंदर बैठकर होता था उस पे तो बहुत भंगड़े डाले जाते थे। उसके बाद ये CPAC की बात कर रहे हैं, यानी 4 महीने से CPAC अथॉरिटी बंद करके रख दी। चाइना का सदर इनसे मिलना नहीं चाहता, इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता वो, और यहां आकर ये मुझे कहेंगे ये इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। एक्सपोर्ट इन्होंने ड्रॉप कर दी, रेमिटेंसेस इन्होंने ड्रॉप कर दिए, रिजर्व $7.8 बिलियन के, मुल्क तबाही के दहाने पे खड़े। लेकिन ये चिमड़ के बैठे हुए कि हम इक्तदार नहीं छोड़ेंगे, ना अवाम को रिलीफ देना है। किसान सड़कों पे, एप्टिमा वाले सड़कों पे, ताजिर सड़कों के ऊपर 1600 मिलें बंद हो गई हैं। वहां पर 50 लाख लोग सड़क के ऊपर आ गए। और ये यहाँ पर आकर इमरान खान के लिए मैंने पहले भी कहा था, पता है एक दिन का किराया में कितने 1100 कंटेनर खरीदना पड़े।
165 लाख का इनको देना पड़ रहा है वहां पर, और अगर 7 दिन के लिए रखते हैं तो तकरीबन 1 अरब का टीका आवाम को लगेगा। इनके पास तो इन्होंने तो कपड़े बेचने थे, कपड़े बेच के आटा सस्ता करना था। आज पता ये लगा है अवाम के ही कपड़े ये लोग बेच रहे। वो ग्रोथ जो जेल भरो तहरीक खान साहब ने कल कहा मैं शुरू करूंगा, हो तो अपनी वो जमानतें करवाते फिर रहे हैं। जो हम 16 के ऊपर छोड़ के गए थे, पर यूनिट के ऊपर करके गए थे, ये 50 रुपए की भी नहीं इन लोगों को समझ आ रही। और उसके बाद आकर इनकी बातें, इमरान खान इनकलाबी नहीं है, इमरान खान ये नहीं है। इमरान खान के फॉलोअर्स बैठे हैं जो मेरे जैसे हैं, जो पढ़े लिखे, जो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं। कोई धनियाल साहब भी नहीं है मुल्क से बाहर से पढ़ के आए, हम इल इन्फॉर्म्ड है ना। इनकी तरह बिरयानी के ऊपर बिकने वाले या कीमा नान के ऊपर बिकने वाले। देखिए जी, उनकी तो बात करें ना, एक उनको अगर समझ में नहीं आ रही है कि इस मुल्क के साथ ये एक तो इस सियासत के चक्कर में आपने बिरयानी और आपने कीमे वाले नान को बिला वजह बदनाम कर दिया है। ये बड़ा जो है ना मुझे एतराज है इस चीज पे। सियासत के चक्कर में आपने कीमे वाले नान और बिरयानी को आपने बिला वजह बदनाम कर दिया, पॉलिटिसाइज कर दिया है। नहीं, इन लोगों से ये पूछे, सिर्फ 1 सेकंड, इन लोगों से ये पूछे, 1 महीना पहले जब वजीर आजम का ओथ लेना था उन्होंने तो कहा था कौमी हुकूमत हल है, इकोनॉमी, चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी तो होना ही नहीं चाहिए। हम तो बहुत तजर्बाकार थे, हमारे पास 35 साल के तजर्बे थे, लेकिन उनकी तजर्बाकार पॉलिसी आपके सामने नहीं आई कि अवाम झोलियां फैलाए। बहरहाल जरा तैयार रहिएगा आलिया साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपका आ गया, आपका पॉइंट आ गया है, लेकिन आप तैयार रहिएगा जो करे। और फिर नहीं मेरा पॉइंट नहीं, आपका पॉइंट आ गया है। सैलाब पर बात करनी है, इसलिए सैलाब 5 मिनट से आप ही बोल रही है, पिछले मुझे एक ब्रेक पे भी जाना है जरा। 7 दिन पूरे इस टेन्योर में पाकिस्तान में रहा है, और वजीर आजम साहब जो है पिछला पूरा महीना सिर्फ मेरे ख्याल में हफ्ता को इस मुल्क में रहे, लेकिन इमरान खान सब कुछ तबाह कर रहा है। खुद जाएं, काम करें। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया आलिया साहिबा, लेकिन आप जरा होशियार रहिएगा, नुकसान हुआ है, जरा आकर रोना पिटना डाला हुआ है इन्होंने। चले जरा होशियार रहिएगा कि हाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों में वो कह रहे हैं कि ऐसी ऑडियो वीडियोस आने वाली है कि खान साहब को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। वो तो ये कह रहे हैं कि बड़ी खौफनाक किस्म की ऑडियो वीडियो आने वाली है खान साहब की कि उन्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। खाजा आसिफ साहब ने वार्न कर दिया, बड़ा खबरदार रहिएगा, होशियारी में। ब्रेक के बाद आके इस पे बात करूंगा, ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। जरा नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके बात करेंगे ऑडियो वीडियोस वाला मामला किस हद तक असरअंदाज होगा। जिस तरह से नून लीग एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले दिनों में जो ऑडियो वीडियोस मजीद आने वाली हैं वो तहरीक इंसाफ को इस हद तक डैमेज कर देंगी, इतना ज़्यादा इमरान खान को डैमेज कर देंगी कि वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और दूसरा एक रेड लाइन आज इदारे की तरफ से भी ड्रॉ की गई है, कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर एक मैसेजिंग हुई है, उस पर भी बात होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। मुमकिन तौर पर अपेरेंटली मौजूदा जो इस वक्त हालात मुल्क के अंदर बन रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में या क्या या कोई और वजह है या कोई और कॉन्टेक्स्ट है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज काकूल में पासिंग आउट परेड के दौरान एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया है। वो मैसेज क्या है जरा आपको सुनाते हैं। Don't get distracted by fake news and political wrangling in the country. Respect the democratic institutions. Be always ready to defend the territorial integrity, sovereignty and Constitution of Islamic Republic of Pakistan with your life. The message is clear. The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group or force to politically or economically destabilize Pakistan. किसी मुल्क, ग्रोह या जत्थे को मुल्क में मुआशी या सियासी अदम इस्तेहकाम फैलाने की इजाज़त किसी सूरत में भी नहीं दी जाएगी। बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से दे दिया गया है। तो जो बात आप कर रहे थे नज़ीर लगारी साहब, ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर, आज बड़ा क्लियर मैसेज आ गया है। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में जो एक सूरत हाल है वो प्रिवेल जो कर रही है उसमें आर्मी चीफ की तरफ से इस तरह की वजाहत देना ज़रूरी था। और ज़ाती तौर पर उन्होंने बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल में जितना भी मैं नहीं समझता था कि आर्मी का कोई जनरल इतना ज़्यादा सब्र और ज़ब्त का मुजाहरा कर सकता है जितना कमर जावेद बाजवा साहब ने किया है गुज़श्ता 6 महीने के दौरान। कौन सी गाली है जो नहीं दी गई, कौन सी बात है जो नहीं की गई, कौन सा ताना है जो नहीं दिया गया, कौन सी बात है जो सरेआम जलसे आम में नहीं कहा गया।
मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मीर जाफर, मीर सादिक, और इस तरह की चीज़ें डायरेक्ट नाम लेकर भी लोगों को कही गई हैं। और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी का इदारा है, इसकी तमाम लीडरशिप पर और उसकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाए गए जलसा-ए-आम में। ऐसे भी नहीं, छुपकर भी नहीं, किसी कोने में भी नहीं। इसके लिए कौन सी लीक्स की जरूरत है, कौन सी वो ले आएंगे जनाब कि ये बड़ी खबर लीक हो गई है। इन्होंने जलसा-ए-आम में कहा, और ये कि अगर जो है वो खुद किसी का तकर्रुर नहीं करते बतौर आर्मी चीफ, तो कोई गैर महब वतन आ जाएगा। यानी इस तरह का, क्या आपकी इस हिरार्की में क्या ये पॉसिबल है? इस वक्त तकरीबन 200-250 मेजर जनरल होंगे और कोई 20, 25, 30, मैं तादाद नहीं जानता हूँ, इतने लेफ्टिनेंट जनरल होंगे, 40 भी हो सकते हैं। तो क्या ये ऐसे ही आ जाते हैं कोई इस तरह से, जिस तरह से कोई हेरिटेज जो है वो बट रही होती है? लेकिन नज़ीर लगारी साहब, इसका मतलब तो बड़ा क्लियर उन्होंने दे दिया कि मुल्क में मुआशी या सियासी अदम इस्तेकाम फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये नहीं कि ये जो एहतजाज, लॉन्ग मार्च, सारी चीज़ें, इस तरह की चीज़ों को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब दूसरा, यानी इसका एक दूसरा तस्वीर का रुख ये भी है, मतलब इसका ये भी लिया जा सकता है कि बातचीत के जरिए कोशिश फिर ये भी होगी कि बातचीत की कुछ गिव एंड टेक हो, कुछ दे दिया जाए, फेस सेविंग हो, वट सूरत हाल को टाला जाए। ज़ाहिर है किसी को अगर आप टालेंगे, सूरत हाल को, सिचुएशन को अवॉइड करें, कुछ दे के ही आप करेंगे ना, तो वो ये हो सकता है चले सितंबर में इलेक्शन नहीं तो चले अप्रैल मार्च में या मई में इंतखाबात दे दिए जाएं। कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। इसके अंदर क्या जल्दी है? इसके अंदर कौन सी जल्दी है? कौन सी ऐसी कयामत आ रही है कि इनके इक़्तिदार के बगैर मुल्क नहीं चल सकेगा? कौन सी ऐसा मुल्क में कौन सा अभाम है? इस पर कौन सी ऐसी चीज है जो कयामत टूट रही है इन लोगों के होने की वजह से? मैं इनकी अहलियत पर मैं कोई सनद नहीं दे रहा हूं। मैं नहीं कहता हूं पॉलिटिकली दे आर पॉपुलर, दे फील के आज इंतखाबात हो, हम जीत जाएंगे। कोई भी पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं है कि कल इनके लिए इलेक्शन करवा दें। पॉपुलर हैं तो वो कल भी अपना इलेक्शन में, जब भी इलेक्शन में होंगे, अपनी पॉपुलरिटी को कैश करेंगे। मेरा ये कहना नहीं है। मैं ये कहता हूं कि जो 1997 में इलेक्शन हुए, फिर 2002 में हुए, फिर 2008 में हुए, फिर 2013 में हुए, फिर 2018 में हुए, 2023 में होने इलेक्शन, और 2023 को उस मुद्दत में होने हैं जिस मुद्दत को मुतय्यन मुद्दत है। इसको गड़बड़ नहीं किया जाना चाहिए। ये इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। इमरान खान भी जमीन पर हैं, बाकी लोग भी जमीन पर हैं, वो भी यहाँ पर होंगे, हम भी यहाँ पर होंगे। जो कुछ भी सूरत हाल के सामने आ जाएगी, मुल्क का, रियासत का, जुग़राफिया का आदम इस्तेहकाम, फिर एक ही हाल है कि गिरफ्तार कर लें इमरान खान को या नजरबंद कर दें, फिर यही एक हाल है। अगर आपने कुछ उन्हें देना भी नहीं है, लॉन्ग मार्च भी नहीं करने देना, फिर कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। फिर आखिरी हाल तो ये कि गिरफ्तार कर दें, जेल में डाल दें। मैं इसके हक में नहीं हूँ कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए या किसी भी पॉलिटिकल लीडर को गिरफ्तार किया जाए। इस बात के हक में नहीं हूँगा मैं। अच्छी बात है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे हालात ज्यादा खराब होते हैं, एक अच्छा तासुर भी नहीं, हालात खराब होने की वजह से भी नहीं, वैसे भी एक अच्छी रिवायत भी नहीं है। बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। आलिया हमजा मलिक साहब, जो मैं आपको बता रहा था ब्रेक से पहले कि जरा वार्निंग एक गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी क्लियर आपको आई है खान साहब के लिए कि होशियार रहे। मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, जरा मैं उनसे हो के आपकी तरफ आऊंगा, चूंकि ये वार्निंग जरा पीटीआई के लिए तो हाजी आसिफ साहब ने दी है, तो मैं उनका जवाब लेके फिर आपसे लूंगा जवाब के भाई ये करने क्या जा रहे हैं आप लोग। जरा जी आलिया साहब जरा ये सुन लें, हाजी आसिफ साहब ने क्या थ्रेट दिया, खान साहब को वार्न किया कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, जरा सुनाइए जी। 3-4 महीने के अंदर जो है इसका चेहरे से जो है नकाब उतर गया है। मैंने 2012 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि डबल शाह है ये। आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता इनको मुंह छुपाना पड़ेगा। इनको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तो आलिया साहबा जरा खान साहब को भी लगता है कि बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी, जरा हौसला रखना पड़ेगा। ये तो कह रहे हैं कि ऐसी चीजें आ रही है कि मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। समर, मैं सिर्फ इतना कह दूं, ये जो थिएटर के कॉमेडियन वजीर दिफा बना दिए ना, इनसे क्या अपने काम तो आप लोगों से होते ही नहीं है। अब ये आकर इन्होंने कौन कौन सा यहूदी कार्ड, औरत कार्ड, मजहब कार्ड, फरा साहिबा, तोशा खाना, रियान खान, गुलेलई, ये तैयबा गुल, क्या रह गया? नहीं सुन ले, क्या रह गया? ऑडियो कॉल्स, ममनुआ फंडिंग, कौन सी चीज रह गया जो खान साहब पे ये प्रूफ नहीं कर सके? इसका मतलब है कि खान साहब के खिलाफ इनको कोई करप्शन नहीं मिल रही, अवाम के पैसों की
रही, कोई लूट मार नहीं मिल रही, कोई जायदादें नहीं मिल रही, इसलिए बार बार आ रहे हैं फेक टोटे इकट्ठे करके, जो पैच वर्क कर रहे हैं वो करके सब कुछ ले आए। मैं बता रही हूँ 1 घंटे में अवाम इनकी सारी ऑडियो वीडियो का कबाड़ा करके रख देती है और इनको फिर से एक नई ऑडियो वीडियो लानी पड़ती है। क्या मरियम नवाज की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहना चाहिए था और जो नारे वहां पर लगे थे वो करना चाहिए था? हम तो खामखा में हमने क्या किया। लेकिन जो आज की बात है उस बात को मैं 2 मिनट में डिफाइन कर देती हूँ। जो उन्होंने आज ये कहा है, 2 दिन पहले तो ये सारे सब मिलकर पूरा मीडिया हमें ये बता रहा था कि बाजवा साहब का बयान आया है, फौज तो न्यूट्रल है। खैर यकीन तो हमें तब भी नहीं था, क्योंकि हमें इस बात का उतना ही यकीन था कि कोई मुझे आज आकर कहते मरियम नवाज झूठ बोलना छोड़ देगी, या जरदारी साहब करप्शन करना छोड़ देंगे, या हमारे जो क्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो एक धेले की करप्शन भी नहीं करेंगे, या आकर कोई मुझे ये कहे कि जो कुछ, मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं करी, जो कुछ मीडिया के सेक्टर्स हैं वो अपना प्रोपेगेंडा से बाज आ जाएंगे। और इन्होंने जो आज बात की है, मैं सिर्फ याद करा दूं, 6% से 2% की ग्रोथ आ गई है और खान साहब ने आपके पास लोग भेजे थे। आपका पॉइंट आ गया जी, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुल्क में माशी अदम इस्तेहकाम आपका पॉइंट आ गया, ठीक है, और आ गया, ठीक है। दानियाल चौधरी साहब, अब आपको समझ आ गई होगी कि मैंने आपको इनके बाद क्यों रखा था कि यू हैव अ लॉट टू रिस्पॉन्ड नाउ। चूंकि कुछ एक सवाल मेरा भी था कि आप ये ऑडियो वीडियो के चक्कर में पड़ गए हैं और इससे अगर आपको लगता है कि पॉपुलैरिटी अगर आप खान साहब की कम कर लेंगे तो फिर लगता है कि फिर आप ये काम छोड़ दें, कोई और काम करें। ऐसे नहीं होगा, कुछ और आपको करना पड़ेगा। और आलिया साहब ने भी काफ़ी आपसे जेन्युइन सवाल उठाए, उनका जवाब भी जरा आप दे दें। कि देखिए, इन्होंने अपने इदारों को कंट्रोवर्शियल खुद कर दिया है। इन्होंने अपने इदारों इनके खिलाफ समर साहब जो बंदा बोला, वो कोई जज था तो वो हो गया लिफाफा हो गया, कोई पॉलिटिशियन था तो वो गद्दार हो गया, जो इनके खिलाफ बोला वो गद्दार हो गया। वो इंस्टीट्यूशंस थे, पाकिस्तान को जितना डैमेज, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को जितना डैमेज इन्होंने किया है किसी ने नहीं किया है। यहाँ शोधाओं के हेलीकॉप्टर के ऊपर भी सियासत होती रही है। यहाँ लोगों से ट्रेंड्स बनाते गए हैं। मैं आई एम अ विटनेस टू अ लॉट ऑफ थिंग्स माई सेल्फ। जो लोगों से ट्रेंड्स बनवाते हैं, ये अपने अफवाज के, अपने इदारों के खिलाफ ये जो चीज़ें कैंपेन्स करते हैं, ये जो बंदे उठाएंगे किसके लिए उठाएंगे? मुझे आप बात बता दें कि आज पाकिस्तान से आप इस अफवाज को निकाल दें और मुझे आप अफगानिस्तान का जो 2700 किलोमीटर का बॉर्डर है खाली उसको ही डिफेंड करके याद दिखा दें। आप खाली एक अपना कश्मीर के बॉर्डर डिफेंड करके दे दें। आप क्या पॉलिटिकल, हमारा टर्मोइल है, आप पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर बात करें, आप इश्यूज के ऊपर बात करें। आप बात करें कि जो गरीब बंदा जिसके घर पे उसकी माँ बहन मर गई है या बेटा मर गया है, उसको हम किस तरह रिहेबिलिटेट करेंगे? आप बरल जब आप अपोजिशन में थे तब भी यही फौज थी, जब मरियम नवाज साहिबा या मियां नवाज शरीफ नाम ले लेके तंकीद कर रहे थे तब भी यही फौज थी, यही फौज टीवी टॉक शोज में मुल्क का दिफा कर रही थी। हल्कों में गई नहीं है, उनको क्या पता फलां किसकी बेटी है, किसी की बहन है, किसी की चाची है, उनको आके आपने बना देते हैं, आप इनको सीटें दे देते हैं। इनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का क्या पता, अवाम की पल्स का क्या पता? इनको अवाम के अंदर जाएं तो इनको पता चले। इन्होंने 4 साल पहले मुल्क को तबाह कर दिया, अब झूठे लोगों की तरह गुमराह कर रहे हैं। ये झूठ पे झूठ। क्या हमने वो इनकी स्टेटमेंट्स नहीं सुनी जो IMF पाकिस्तान को डील लोन अपना पैकेज रिन्यू करके पैसे दे रही थी? क्या कह रहे थे? पाकिस्तान के खिलाफ क्या कॉन्स्पिरेसीज कर रहे थे? क्या आपने नहीं सुनी कि ये साइफर का पूरा कॉन्स्पिरेसी किस तरह झूठे चीज के ऊपर खड़ी की हुई है इन्होंने? आलिया साहब ये कह रही हैं कि एक ऑडियो लीक आती है उसको तहरीक-ए-इंसाफ के लोग बिल्कुल फारिग कर देते हैं, दिन के अंदर गैर मौसर कर देते हैं, तब भी आपको दोबारा लानी पड़ती है। पागल बनाया हुआ है वो, उन्होंने पागल इसलिए बनाया कि इनको पता है जो फॉरेन फंडिंग, समर साहब एक सेकंड, इनको पता है कि फॉरेन फंडिंग में कहां से पैसे आते रहे, इनको पता है इंडिया से लेकर किस किस मुल्क से पैसे आते रहे, इनको पता है कि आप मुझे एक और बात बता दें दानियाल साहब, 12 अरब में जो बनानी थी आपने, क्या इमरान खान साहब को नजर बंद कर रही है? 70 अरब में चलेगी और फिर भी आपने नक्शे अमन की पादाश में क्या खान साहब को नजर बंद किया जा रहा है? समर साहब एक सेकंड बात सुने, ये बता दें समर साहब एक सेकंड देखिए, जो कोर्ट्स फैसला करेंगे वो होगा, लेकिन मेरा पर्सनल राय ये है कि ही शुड बी अकाउंटेबल फॉर ऑल द करप्शन दे हैव डन। ये फराग गोगी के पीछे कौन था यार? बुजदार के पीछे कौन था? मुझे आप बात बताएं। पूरा मुल्क बेच दिया, पूरे पंजाब में जो हजारों कनाल अपने अराजी अपने नाम पे करवा दी, पीछे कौन था? बुजदार। और किसके लिए बुजदार कमाई कर रहा था? फराग किसके लिए, गोगी किसके लिए कमाई कर रही थी? ये सारे किसके लिए कमाई कर रहे हैं? आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया दानियाल साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है। आई डोंट वांट टू टेक अदर नेम्स, लेकिन यहां मेरा पॉइंट नहीं आया समर साहब, एक सेकंड। इन्होंने जेब भरे हैं, इन्होंने पाकिस्तान को जब डॉलर 105 से 140 50 पे ले गए तब किसी की आवाज नहीं उठी। सर आजकल
हमने 4 महीने में क्या किया इन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया, इन्होंने चीजें तबाह की और 73-74 पे वुज़रा की तादाद चली गई है। वो मुल्क के जो इस वक्त दिवाली के करीब पहुंच गया था, माशी हालतें खराब है, यहाँ पे खर्चे चल रही हैं। समर साहब उनमें से कोई भी एडवाइजर, समर साहब एक सेकंड, नहीं आप उसमें भी जो लूटमार की कहानी है, एडवाइजर तनख्वाह नहीं ले रहा, कोई एडवाइजर तनख्वाह नहीं ले रहा, इनके मोस्टली मिनिस्टर्स तनख्वाह नहीं ले रहे। ये तो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के ऊपर मरते थे, जाने देते थे। हर इनका चूहे जितना मिनिस्टर भी पीछे असले दो पीछे गाड़ियां लगाई होती है बंदूकों वाले, उन्होंने अपने इतना शौक था सिक्योरिटी का तो अपनी सिक्योरिटी रखते, अपने गार्ड रखते, सरकारी गाड़ियां छेचे लगा के ब्रेक पे जाना। धन्यवाद भाई, आपका पॉइंट आ गया। मुझे ब्रेक पे जाना, माजरत खाऊं, कंस्ट्रेंट्स होते हैं शो के अंदर, जाहिर हमें ब्रेक पे जाना पड़ता है, ब्रेक भी जरूरी है। ब्रेक के बाद आएंगे, मजीद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ से। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। कल मियां नवाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लंदन में और बड़ी इसको हाइप दी है PMLN ने कि भाई बहुत अहम ऐलानात होने जा रहे हैं। तो दनियाल साहब क्या ऐलान करने वाले मियां साहब को? मुल्क वापसी का ऐलान तो नहीं करने वाले कहीं? समर साहब वो तो इंशाल्लाह टाइम विल टेल, लेकिन क्या क्या ऐलानात होंगे, लेकिन जो सबसे ज़रूरी ऐलानात हैं वो लोगों के सामने और पाकिस्तान की आवाम को बताना कि जिस तरह ये झूठे प्रोपेगेंडास के पीछे छुपते रहे, जिस तरह ये नैब को मिसयूज करते रहे, जिस तरह नैब इन्होंने 7 साल ये करप्शन का नारा बुलंद करते रहे, लेकिन 7 साल ये करप्शन अपने सूबे में करते रहे और नैब को गैर फाल रखा। किस तरह ये हॉर्स ट्रेडिंग करते रहे, किस तरह लोगों के जेबों में पैसे डाल के लोगों को खरीदते रहे, किस तरह इन्होंने ये जो इनकलाब जो दूसरे महीनों पे बैसाखियों पे आ गया। आपका पॉइंट आ गया सर, पर टाइम बड़ा कम है, बताएंगे और इंशाल्लाह आवाम को बताएंगे बार-बार कि झूठी हुकूमत है, झूठे प्रोपेगेंडे से आई है और ये फॉरेन फंड हुकूमत है जिसको पाकिस्तान। चलिए आपका पॉइंट आ गया सर, मैंने टाइम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, टाइम बड़ा कम लग गया। जी आली साहब, आप कुछ कहना चाह रही हैं? समर 1 मिनट में। समर, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी इनकी बातें सुन के। सिविलियन वाला दस्ती का नारा किसने लगाया था? वोट को इज्जत देने का पारा किसने लगाया था? मुझे कहना तो नहीं चाहिए, फिर सीधे वोट को इज्जत देने से चेरी ब्लॉसम के ऊपर आ गए हैं और ये अपने जलसों की बातें भूल जाते हैं। फिर इन्होंने जजेस की मिसालें दी, तो मैं इनको जज याद करा देती हूँ। जज सिर्फ जस्टिस कयूम या जस्टिस शमीम साहब थे जो जाली एफिडेविट देकर बाद में मुकर जाते थे। तो आप लोग ऐवान सदर में क्या लेने गए थे? खान साहब भी तो ऐवान सदर में छुप छुप के मुलाकातें कर रहे हैं। पूछना महमूद, इन्होंने भी एक कमीशन बनाया था, इन्होंने भी एक कमीशन बनाया था, उस कमीशन का क्या हुआ? कमीशन बनाया था ना समर साहब, इन्होंने भी PTI की इंक्वायरी के ऊपर, पूछे इनसे क्या हुआ? सिर्फ इतना है, इमरान फोबिया। इमरान खान इनको रातों को भी आके डराता है। अभी आपने इनकी सारी बातें सुनी, मुझे तो लगता पॉइंट आ गया, मुझे नज़ीर लगारी साहब की तरफ भी जाना है जरा। ये कर रहे हैं, रात को इनका क्राइम मिनिस्टर बंदे पूरे करके गिनता है, सोता है और सुबह उठ के दोबारा अपने MNAs गिनता है कि कहीं एक आध तो नहीं हो गया इमरान खान की वजह। ऑडियो लीक के बाद वो ज्यादा होशियार हो गए होंगे, कल वाली ऑडियो लीक के बाद वो ज्यादा होशियार हो गए कि खरीदारी का अमल वहां से भी शुरू हो गया है। 35 साल से आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा नज़ीर लगारी साहब से जरा जवाब ले लूं। नज़ीर लगारी साहब, ठीक है, इमरान खान है, चले आपका पॉइंट आ गया। किसको किसका फोबिया है नज़ीर लगारी साहब, जरा ये बताइएगा। और कल मियां साहब की तरफ से क्या मुमकिन अनाउंसमेंट आपको लग रहा है कि होने वाली है? वतन वापसी या कुछ और? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया, जरा उनका जवाब ले लें जरा। जी नज़ीर लगारी साहब, मेरी बहन बोल रही हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं उनका जवाब मुकम्मल हो गया। बात यह है कि मुझे उनका जवाब ही नहीं देना है। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि 9 साल हो गए हैं और 10वां साल लग चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत है और वहाँ पर तमाम सरकारी पूछिए जो हुकूमत ने उनकी तमाम तनख्वाहें मुलाजमीन की बंद कर चुकी हैं। और आप हम लोग कहते हैं कि जी 1/3 पाकिस्तान डूबा हुआ है, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान डूबा हुआ है। बलूचिस्तान का रकबा पाकिस्तान का 40% है, सिंध डूबा हुआ है और सराइकी पूरा वसेब डूबा हुआ है और उसके बहुत से अजला जो हैं वो बहुत डूबे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा भी वहाँ पर भी पानी है, लेकिन हमने इस तरफ तवज्जो नहीं दी है। हम एक दूसरे पर ब्लेमबाजी पर तवज्जो देते रहे हैं। इस बात का मुझे बहरहाल मलाल है कि पाकिस्तान के लोग दुखों से गुजर रहे हैं। ऐसा ही है,
ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो बड़े सानियात हैं, जो बड़े इश्यूज़ हैं, आवाम के इश्यूज़ हैं, उन पर सियासत नहीं होनी चाहिए, आवाम की खिदमत होनी चाहिए। और ये जो सैलाब भी आया है, इससे मुझे लगता नहीं हम सीखें, चूँकि 8 अक्टूबर 2005 को आज़ाद कश्मीर के अंदर जो ज़लज़ला आया था, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आया था, हज़ारा बेल्ट के अंदर, इतने बड़े पैमाने पर नुकसान होने के बाद आज कोई बिल्डिंग कोड नहीं फॉलो किए गए, कोई वहाँ पे जो है जो SOPs थे नई बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन के, वो फॉलो नहीं किए गए। पुरानी बिल्डिंग्स, मखदूश बिल्डिंग्स को ही जो है दोबारा से लोग उनमें आबाद हो गए हैं। ना कोई सेटेलाइट टाउन बने JK में, ना हज़ारा के अंदर। और खुदा न खास्ता अब अगर कोई उस स्केल का अगर कोई ज़लज़ला आता है तो पहले से 10 गुना ज़्यादा बड़ी तबाही आ सकती है। जो हुक्मरान हैं, जो मुतल्लिका लोग हैं, उन्हें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। आज की शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।